अमेरिका के जहां पर राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हुए जो बाइडेन और जो बाइडेन ने एक लेटर लिखकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो बाइडेन। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता बाइडेन पर लगातार उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रहे थे। अमेरिका और पार्टी के हित में यह फैसला है, ऐसा जो बाइडेन का बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस को मेरा पूरा समर्थन है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और उन्हें जो बाइडेन ने आगे किया है अब राष्ट्रपति पद की रेस में अपना नाम वापस लेते हुए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कादम्बिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन चलिए आपको सबसे पहले हम बाइडेन का लेटर दिखा देते हैं। ये जो बाइडेन का वो लेटर है जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो राष्ट्रपति पद से अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं और कमला हैरिस को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन ने ये लेटर लिखकर इस बात का जिक्र किया कि कमला हैरिस को वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति पद की रेस में अब भाग लें। तो रेस से पीछे हटने पर जो बाइडेन ने लिखा कि देश और पार्टी के हित में मैं पीछे हट जाऊं। अमेरिका और पार्टी के हित में मैंने ये फैसला लिया है। बतौर राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल पर अब मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ की भूमिका में मैं हूं। मैंने बड़े आर्थिक संकट में निष्ठा से काम किया है। डेमोक्रेट्स के एक साथ आने का अब वक्त आ चुका है। साथ आकर ट्रंप को हराने का ये समय है। कमला हैरिस को मेरा पूरा समर्थन है। ये मुख्य बातें हमने आपको जो बाइडेन के लेटर की बताई हैं। उन्होंने अपने इस पत्र में कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है। लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से वो बाहर हो जाएं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह है, कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ हैं। कादम्बिनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि कमला हैरिस अगर इस रेस में आती हैं तो उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, चुनौतियां कई हैं उनके सामने। सबसे पहले तो जिस तरह से जो बाइडेन की तबीयत को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो धीरे धीरे करके जो बड़े फंडिंग कर रहे थे चुनाव को, डेमोक्रेट्स के लिए जो फंडिंग कर रहे थे, वो पीछे हटने लगे थे। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जब से जो बाइडेन ने रिजाइन किया है इस राष्ट्रपति पद की रेस से, जब से बाहर हुए हैं, तब से डेमोक्रेट्स का जो $50 मिलियन उनको तब से फंडिंग इस 8 से 9 घंटे में उनको और मिली है। ये बड़ी चीज है। दूसरी चुनौती जो समझी जा रही थी कि कमला हैरिस को कौन समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, तो कमला हैरिस के लिए अभी कम से कम 245 ऐसे डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स हैं जो कि उनके पीछे खड़े हुए हैं। काफी लोग जो हैं डेमोक्रेट्स जो हैं इन्फ्लुएंशियल, वो उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं। लेकिन जो दो बहुत इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं डेमोक्रेट्स, एक तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरी नैन्सी पेलोसी, इन दोनों ने अभी तक इनको एंडोर्स नहीं किया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये इमीडिएट एंडोर्समेंट, इमीडिएट समर्थन कमला हैरिस को अभी तक क्यों नहीं इन लोगों ने दिया है। अगर इस तरह से कुछ और भी इस फैसले के बाद भी अगर समर्थन नहीं देते हैं तो कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि भले ही जो बाइडेन ने समर्थन कर दिया हो कमला हैरिस का, लेकिन वो ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि जितने भी डेलीगेट्स हैं वो कमला हैरिस को ही वोट करें जब शिकागो का डेमोक्रेट पार्टी का जो कन्वेंशन है वो होगा, जहां पर एक आधिकारिक मुहर लगती है पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति पद का, उसके नाम पर। अगर तब तक इस पर सहमति सबकी नहीं बनती है, सभी जो डेलीगेट्स हैं या फिर जो डेमोक्रेट्स हैं, इसकी सहमति नहीं बनती है, तो इसको जो कंपटीशन है डेमोक्रेट्स के अंदर ही राष्ट्रपति पद के लिए, वो बिल्कुल खुला हो जाएगा। इसमें मुश्किल तो कमला हैरिस को भी होगी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा जिसको वो ट्रंप के खिलाफ उतार सके। ये इसलिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वक्त बहुत कम है। अभी 19 से 22 अगस्त तक डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होना है और 5 नवंबर को चुनाव है, तो वक्त बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एक जो ट्रेडिशनली हमने देखा है, हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की थी राष्ट्रपति पद के लिए, वो खुद से उतरी थी,
लेकिन उनको अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया। अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो उम्मीदवारी में कमला हैरिस जो है वो क्या अपना सिक्का जमा पाएंगी? उन्होंने कहा है कि वो इसे अर्न करेंगी नॉमिनेट होने के लिए, ये अधिकार जो है उन्होंने धन्यवाद करते हुए लिखा है। लेकिन क्या वो अपने महिला होने और अपने रेस से आगे बढ़ पाएंगी? क्या बाकियों को इसके लिए कन्विंस कर पाएंगी? ये कुछ चुनौतियां उनके सामने जरूर है। बिल्कुल, चलिए अब उमा शंकर से समझते हैं कि उमा, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं वो किसे ज़्यादा पसंद करेंगे, ट्रंप को या कमला हैरिस को, और क्यों? जी देखिए, एक डाटा के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की है अपने दर्शकों को कि 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो भारतीय अमेरिकन जो हैं उनका 65% जो वोट है वो डेमोक्रेट्स को मिला था, यानी कि बाइडेन को मिला था जब वो राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन उसमें काफ़ी गिरावट आई है। एक सर्वे ये कहता है कि 19% की गिरावट आई है और 46% रह गया है। लेकिन ये जो है डाटा ये 27 जून को जब पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ उससे पहले का है। तो जाहिर सी बात है कि 27 जून के प्रेसिडेंशियल डिबेट में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा जो बाइडेन का, उसके बाद हो सकता है कि ये गिरावट और ज़्यादा हुई हो। तो कमला हैरिस जब अगर फोरफ्रंट पे आ जाती हैं औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे, तो उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में एक चुनौती ये भी होगी कि वो भारतीय अमेरिकन को अपनी तरफ खींचे। अब क्योंकि खुद वो भारतीय मूल की हैं तो ऐसे में उनके लिए ये एक सहूलियत भरा जो एक कोशिश है वो होगी कि वो भारतीयों को अपनी तरफ खींचे। क्योंकि परंपरागत तौर पर देखें तो भारतीय अमेरिकन जो हैं वो डेमोक्रेट के समर्थन में रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो भारतीयों को सूट करती रही। लेकिन कुछ चीज़ें बदली हैं। 2014 में यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जीत कर आना, उसके बाद 2016 में वहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप का जीत कर आना और उन दोनों के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री, और 2019 में जब हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था जहाँ ह्यूस्टन में मैं भी मौजूद था, तो बहुत भारतीयों से वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने राय जाननी चाहिए कि अगर डेमोक्रेट्स उनके लिए फेवरेबल हैं तो फिर वो यहाँ ट्रंप के प्रोग्राम में वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और ट्रंप जो हैं वो भी ऐसी पॉलिसीज लेकर आने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो भारतीयों को सहूलियत दे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय है वहाँ पे उनकी तादाद तकरीबन 1.35% है, लेकिन वोट जो है वो 1% से भी कम है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रभावशाली हैं, भारतीय अमेरिकन जो हैं वो एक नैरेटिव बनाने में काम करते हैं, तो ये एक चुनौती होगी कमला हैरिस के सामने कि कैसे उनको अपनी तरफ वापस लाते हैं। क्योंकि अभी भी अगर उनके बरक्स देखें, डेमोक्रेट्स के बरक्स देखें, तो जहां तक रिपब्लिकन को सपोर्ट की बात है, ट्रंप को सपोर्ट की बात है, तो सिर्फ 36% जो इंडियन अमेरिकन हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा एक चंक होगा वोटर्स का या प्रभावशाली जो वहां पे मतदाता हैं जिनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कमला हैरिस की तरफ से होगी, और वो क्योंकि भारतीय मूल की हैं तो उनके लिए काम आसान होगा। हालांकि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कमला हैरिस जो है, जब आपको याद होगा पिछली बार जब वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने इंडियननेस को उन्होंने सामने रखा था, लेकिन खुद को वो ब्लैक बताती हैं। उनके पिता जो हैं वो ब्लैक थे तो वो अपने आप को ब्लैक बताती हैं। अब अगर आप संख्या के हिसाब से देखें तो शायद भारतीयों से कहीं ज़्यादा वहाँ ब्लैक पॉपुलेशन है तो उनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जैसा कि उमा शंकर भी कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस के मामले में अगर हम देखें तो भारतीय जो है बहुत है, बड़े डोनर्स हैं डेमोक्रेट्स के लिए, तो ये भी काफी मायने रखता है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज के बीच में वो कैसे बैलेंस करेंगी ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। और अगर जो बाइडेन की हम बात करें, क्या ये मान लिया जा सकता है कि अभी क्योंकि जनवरी तक का वक्त है उनके पद पर कोई संकट है? क्योंकि हम सुन रहे थे अमेरिका के हाउस स्पीकर को जो ये कह रहे थे कि अगर वो अनफिट हैं तो इस्तीफा दे दें। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है, री इलेक्शन के प्रोसेस से अपने आप को अलग कर लिया है, तो उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर वो मिसफिट हैं तो वो फिर राष्ट्रपति का पद जो है वो कैसे संभाल सकते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो हाउस स्पीकर जॉनसन है उनकी तरफ से बयान आया है। लेकिन अपने ट्वीट में राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो साफ कर चुके हैं कि जनवरी 2025 तक जब तक उनका कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल जो एक अटैक है वो रिपब्लिकन्स की तरफ से होगा और बार बार होगा, क्योंकि मोरली डाउन करने की कोशिश जो है वो ट्रंप की तरफ से होगी जो बाइडेन को। और दूसरी बात जो हमने स्टेटमेंट भी देखा, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को हराना ज़्यादा आसान होगा, ये एक माइंड गेम की वजह से दिया गया एक बयान है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि जहां वो टारगेट कर रहे थे 81 साल की उम्र के जो बाइडेन को, जो कि उनकी उम्र से महज
महज 3 साल बड़े हैं। अब उनके सामने उनकी उम्र से 2 दशक छोटी जो अगर कमला हैरिस हो जाती हैं तो वो उनके सामने उम्मीदवार होंगी और ये जो टाइड है वो टर्न हो सकता है, उनके उम्र को एक निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने बातों में, अपने भाषणों में, अपने कैंपेन में क्लैरिटी का परिचय दिया है, तो उस हिसाब से उनके खिलाफ मामला नहीं जाएगा जैसे जो बाइडेन के खिलाफ जा रहा था। लेकिन डेमोक्रेट्स की तरफ से कोशिश जरूर होगी। एक आखिरी बात की 2 बड़े कंटेंडर जिनका कि जो कैलिफोर्निया की गवर्नर है गैविन न्यूसम और दूसरा मिशिगन गवर्नर ग्रेचन विटमर, इनके बारे में ये जानकारी आ रही है कि इन्होंने ये फैसला किया, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये फैसला किया है कि कमला हैरिस के बरखिलाफ वो मैदान में नहीं जाएंगी। और जो प्रोसेस है कि अगर कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं आता है तो जो डेलीगेट्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो या तो अपनी स्वेच्छा से या फिर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा तो कमला हैरिस को वो चुनने के लिए मजबूर होंगे और वो एक औपचारिक तौर पे उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगी। तो अभी अगला 24 घंटा जो है काफ़ी अहम है। जो कुछ डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो समर्थन में आ गए हैं, तकरीबन 3 दर्जन के आसपास जो डेमोक्रेट्स हैं बड़े लीडर्स वो समर्थन में आए हैं, लेकिन अभी देखा जाना बाकी है कि और कितनी जल्दी जो है डेमोक्रेट्स पीछे रिलाई करते हैं कमला हैरिस के। और कादम्बिनी, अब लगता है सारी की सारी नजरें अब प्रेसिडेंशियल डिबेट पर रहने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा है अमेरिका में काफी सारी चीजें एक डिबेट से ही क्लियर हो जाती हैं और अगर कमला हैरिस ट्रंप के मुकाबले आती हैं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने पूछा कि अटैक्स जो हो रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद छोड़ दें, अब अगर इसको हम देखें तो इसको शुरुआत की थी स्पीकर जॉनसन ने, तो लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो रिपब्लिकन्स की तरफ से ये एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये अब लगातार चल रहा है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो जुड़ गया है उसमें डेमोक्रेट्स की भी अगर हम बात करें तो वो सामने आ रहा है और कई बार जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन उस तरह से पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी तरफ से भी आ रहा है, वो है कि मिशेल ओबामा का नाम लोग सामने कर रहे हैं। हालांकि वो कई बार बहुत साफ तौर पर ये कह चुकी हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन ये भी लगातार वहां पर इस पर चर्चा हो रही है। जहां तक अब आपने जो पूछा कि क्या डिबेट का सवाल है, डिबेट आमतौर पर 2 से 3 होते हैं। अभी तक बाइडेन और ट्रंप के बीच एक डिबेट हुआ है। उसके बाद जो हालात रहे, उसके बाद ट्रंप को हमने देखा कि वो लगातार चैलेंज कर रहे थे बाइडेन को कि बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी एंकर के वो सामने आए और बिल्कुल खुले तौर पर बहस करें। लेकिन जो पॉइंट्स वो उठा रहे हैं बार बार, उसमें एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जिसको लेकर निशाना बनाया गया जो बाइडेन को, वो उनकी उम्र को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर। अब यही चीज़ बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब डेमोक्रेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि कमला हैरिस तो 20 साल कम से कम छोटी हैं डोनाल्ड ट्रंप से और हर प्रकार से वो बेहतर क्वालिफाइड है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के वैल्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिबेट करना चाहेंगे, क्योंकि डिबेट के रूल्स जो हैं अब कमला हैरिस के आने के बाद वो उनके लिए भी थोड़े मुश्किल होंगे, वो उस तरह से अटैक शायद ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर लगता नहीं है मुझे कि डिबेट होगी। अगर होती है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है, क्योंकि अब अलग तरह से दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। और एक जो मॉरल विक्ट्री अगर हम बात करें, जिस तरह से जो बाइडेन ने कहा है कि वो रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये एक डेमोक्रेट्स के लिए ये एक मॉरल विक्ट्री है कि बिल्कुल अगर आपने देखा होगा अलग अलग डेमोक्रेट्स के रिएक्शंस आपने देखे होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि एक बिल्कुल सेल्फलेस एक्ट है, यानी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जो बाइडेन ने यहाँ पर रेस से बाहर होने का फैसला किया और ये उन्होंने अपने देश के लिए किया। तो ये एक मॉरल विक्ट्री जो है वो डेमोक्रेट्स चाहे वो कैंपेन में हो या बाकी कहीं भी वो जरूर बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जो पूरी पॉलिसी है उसको लेकर भी अब दोनों आमने सामने बेहतर मुझे लगता है कि डिबेट कर सकते हैं और इसमें भारत भी आएगा, चाइना भी आएगा, फॉरेन पॉलिसी भी आएगा, महंगाई और बाकी जो दोनों ने किया है वो भी आएगा। लेकिन बड़ा सवाल, जहाँ तक ये प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात है तो जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर ये लिख दिया है कि अगला जो सितंबर में होना है, जो कि जो बाइडेन के साथ पहले होना था, वो अब कमला हैरिस के साथ, जाहिर सी बात है कि वो
होगी, क्योंकि कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट से भागती हैं तो ये उनके खिलाफ जाएगा। तो जो सितंबर में डिबेट होना है उसके लिए उन्होंने लिखा है ट्रुथ पर कि ये ABC उनको उन्होंने फेक न्यूज़ बोला है, उसकी बजाय फॉक्स न्यूज़ पढ़ो, क्योंकि ये माना जाता है कि फॉक्स न्यूज़ जो है वो ट्रंप को, उनकी पॉलिसीज़ को फेवर करता है और वो उस पर ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो ये जो सितंबर में जो दूसरा, 2 ही इस बार डिबेट होने थे, एक डिबेट हो चुका, दूसरा जो है वो सितंबर में होना है। और जाहिर सी बात है कि नैरेटिव अगर बदलना है कमला हैरिस को, क्योंकि पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट है, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं जो बाइडेन के खिलाफ माउंट करनी शुरू हुई, पार्टी के भीतर का दबाव बढ़ा, तकरीबन 3 दर्जन नेताओं ने खुले तौर पर उनकी उम्मीदवारी की आलोचना की, कहा कि उनको हट जाना चाहिए। बहुत सारे बड़े नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर उनको जाकर कहा कि ऐसा वो करें। लेकिन अब जब कमला हैरिस के नाम पे औपचारिक मुहर अगर लगती है तो नैरेटिव बनाने के लिए जरूरी होगा कि वो न सिर्फ हेड ऑन लें ट्रंप को, बल्कि उनको डोमिनेट करते भी दिखें, जैसा कि ट्रंप पहले डिबेट में जो बाइडेन पे करते दिखे थे। बिल्कुल, और इतिहास में की भी अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव इतना पास है और राष्ट्रपति पद पे जो उम्मीदवार है वो अब जाकर अपना नाम वापस ले रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए।